क्या है संपिंड विवाह, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आज मैं एक मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ। आज की इस वीडियो की हाइलाइट्स हैं दोस्तों। हिंदू मैरिज एक्ट में निषेध है संपिंड विवाह। दिल्ली हाई कोर्ट में इसे बैन करने वाले कानून को मिली थी चुनौती। महिला ने दी थी कानून को चुनौती। जानिए क्या है संपिंड विवाह। हिंदू विवाह कानून के तहत संपिंड संबंध निषेध हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि संपिंड कौन है। संपिंड वह व्यक्ति है जो परिवार में आपकी माता की ओर से आपके ऊपर 3 पीढ़ियों के भीतर कोई सामान्य पूर्वज रिश्तेदार हो। परिवार में आपके पिता की ओर से आपके ऊपर 5 पीढ़ियों के भीतर कोई समान पूर्वज रिश्तेदार हो, मतलब आपका ही रिलेटिव्स हो। दोस्तों, जब 1950 में संविधान बना और उसके टाइम पर कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए नॉर्मल लोगों को, और उनमें से एक मौलिक अधिकार एक शादी भी है। और वो शादी का मौलिक अधिकार है कोई भी लड़का या लड़की अपने पसंद से एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। इसमें जात पात, धर्म या क्षेत्र बाधा नहीं बन सकते। लेकिन देश में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें शादी नहीं हो सकती। इन्हें संपिंड विवाह कहते हैं। शादी का मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी कपल इन रिश्तों में शादी नहीं कर सकते। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस हफ्ते एक महिला की याचिका को खारिज कर दिया। वह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 क्लोज वी को असंवैधानिक घोषित करने की लंबे समय से कोशिश कर रही थी। यह धारा 2 हिंदुओं के बीच शादी को रोकती है। अगर ये संपिंड है, अगर उनके समुदाय में ऐसा रिवाज होता है तो ये शादी कर सकते हैं, तो ये लोग शादी कर सकते हैं। कोर्ट ने 22 जनवरी को अपने आदेश में कहा कि अगर शादी के लिए साथी चुनने को बिना नियमों के छोड़ दिया जाए तो गैर कानूनी रिश्ते को मान्यता मिल सकती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई अब तक की अपडेट। संपिंड शब्द कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है और कुछ लोग इससे परिचित हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि संपिंड विवाह होता क्या है। संपिंड विवाह उन 2 लोगों के बीच होता है जो आपस में खून के बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसे रिश्तों को संपिंड कहा जाता है। इनको तय करने के लिए एक्ट की धारा 3 में नियम दिए गए हैं। धारा 3F क्लोज 2 के मुताबिक अगर 2 लोगों में से एक दूसरे का सीधा पूर्वज हो और वह रिश्ता संपिंड रिश्ते की सीमा के अंदर आए, या फिर दोनों का कोई एक पूर्वज हो जो दोनों के लिए संपिंड रिश्ते की सीमा के अंदर आए, तो 2 लोगों के ऐसे विवाह को संपिंड विवाह कहा जाएगा। दोस्तों, इन शॉर्ट मैं आपसे कहूँ, जैसे कि हमारे कोई रिलेटिव्स है और हम उसी से शादी कर रहे हैं, तो इस तरह के विवाह को संपिंड विवाह कहा जाएगा, जिससे खून का रिश्ता हो। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार खून के रिश्ते से शादी नहीं कर सकते। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक लड़का या लड़की अपनी माँ की तरफ से 3 पीढ़ियों तक किसी से शादी नहीं कर सकता, मतलब अपने भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी और इन रिश्तेदारों के रिश्तेदार जो कि माँ की तरफ से 3 पीढ़ियों के अंदर आते हैं, उनसे शादी करना पाप और कानून दोनों के खिलाफ है। बाप की तरफ से ये पाबंदी 5 पीढ़ियों तक लागू होती है, यानी आप अपने दादा, परदादा आदि जैसे दूर के पूर्वजों के रिश्तेदारों से भी शादी नहीं कर सकते। यह सब इसलिए है कि बहुत करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी से शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि कुछ खास समुदायों में अपने मामा, मौसी या चाचा, चाची से शादी करने का रिवाज होता है। ऐसे में एक्ट के तहत उस शादी को मान्यता दी जा सकती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ संपिंड शादी पर रोक में क्या कोई छूट है। जी हाँ, इस नियम में एक ही छूट है और वो भी इस नियम के तहत ही मिलती है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, अगर लड़के और लड़की दोनों के समुदाय में संपिंड शादी का रिवाज है तो वो शादी कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3 क्लोज ए में रिवाज का जिक्र करते हुए बताया गया है कि एक रिवाज को बहुत लंबे समय से लगातार और बिना किसी बदलाव के मान्यता मिलनी चाहिए, और साथ ही वो रिवाज इतना प्रचलित होना चाहिए कि उस क्षेत्र, कबीले, समूह या परिवार के हिंदू मानने वाले उसका पालन कानून की तरह करते हों। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ पुरानी परंपरा ही काफ़ी नहीं है। अगर कोई रिवाज इन शर्तों को पूरा करता है तो उसे भी मान्यता नहीं दी जाएगी। यह रिवाज स्पष्ट, अजीब नहीं और समाज के हितों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर परिवार के भीतर ही कोई रीति रिवाज चलता है तो उसे उस परिवार में बंद होना चाहिए, यानी उसके अस्तित्व पर सवाल न उठें, मतलब वो परंपरा वहाँ अभी भी सच में मान्य नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसने कानून को चुनौती दी संपिंड विवाह के बारे में। इस कानून को महिला ने अदालत के सामने चुनौती दी थी। हुआ यह था कि 2007 में उसके पति ने अदालत के सामने यह साबित कर दिया कि उनकी शादी संपिंड विवाह थी
और महिला के समुदाय में ऐसी शादियां नहीं होती, इसलिए उनकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया गया था और महिला ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन अक्टूबर 2023 में कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी। मतलब अदालत ने ये माना कि संपीड़न विवाह को रोकने वाला हिंदू मैरिज एक्ट का नियम सही है। महिला ने हार नहीं मानी और दोबारा हाई कोर्ट में उसी कानून को चुनौती दी। इस बार उन्होंने ये कहा कि संपीड़न शादियाँ कई जगह पर होती हैं, चाहे वो समुदाय का रिवाज हो या फिर ना हो। उन्होंने दलील दी कि हिंदू मैरिज एक्ट में संपीड़न शादियों को सिर्फ इसलिए रोकना कि वो रिवाज में नहीं असंवैधानिक हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 11 का उल्लंघन है, जो बराबरी का अधिकार देता है। महिला ने आगे यह भी कहा कि दोनों परिवारों में उनकी शादी को मंजूरी दी थी, जो साबित करता है कि ये विवाह गलत नहीं है। और इस पर हाई कोर्ट ने उस महिला को जवाब दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता ने पक्के सबूत के साथ किसी मान्य रिवाज को साबित नहीं किया जो कि संपीड़न विवाह को सही ठहरा सकें। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी के लिए शादी चुनने का भी कुछ नियम हो सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने माना कि महिला ये साबित करने में कोई ठोस कानूनी अधिकार नहीं दे पाई कि संपीड़न शादियों को रोकना संविधान में बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि संपीड़न विवाह को लेकर दूसरे देशों में क्या है। कई यूरोपीय देशों में ऐसे रिश्ते के लिए कानून भारत की तुलना में कम सख्त हैं, जिन्हें भारत में गैर कानूनी संबंध या संपीड़न विवाह माना जाता है। जैसे कि फ्रांस, साल 1810 के पीनल कोड के तहत वयस्कों के बीच आपसी सहमति से होने वाले इन रिश्तों को गैर अपराध बना दिया गया था। यह कोड नेपोलियन बोनापार्ट के शासन में लागू किया गया था और बेल्जियम में भी लागू था। तो दोस्तों, ये थी संपीड़न विवाह की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।